हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर को, जो कि आपका सीबीएसई ने इशू करा है। तो उस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है आप इजीली उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से जो आप अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। जो आपका बोर्ड का पेपर होगा तो उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर चीज़ें बताऊंगा। तो आपको जिस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, जो सीबीएसई की साइट है उस पर जो है मार्किंग स्कीम में दे रखी है सीबीएसई ने, मतलब कि क्वेश्चन पेपर के साथ में जो है आंसर की भी सीबीएसई ने प्रोवाइड करी है। तो आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि जो आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है और किस तरीके से जो आपको उन आंसर्स को लिखना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है सीबीएसई का सैम्पल पेपर ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए इस सैम्पल पेपर में जो है मैंने आंसर्स को भी लिख दिया है। आपका जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा है वहाँ पे मार्किंग स्कीम अलग है और क्वेश्चन पेपर अलग है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो आपको यहीं पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और यहीं पे आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो जो आपका बोर्ड का पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको 2 घंटे मिलेंगे, मतलब कि इस क्वेश्चन पेपर को आपको 2 घंटे में अटैम्प्ट करना होगा। अब यहाँ पे थोड़े से जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिसमें कि बोला गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में जो है आपके 5 सेक्शन है, जिसमें कि ए से ई तक सेक्शन रहेंगे। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंपलसरी हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हालांकि इसमें चॉइस दे रखी है, मतलब कि जो क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जो आपका सेक्शन ए होगा जिसमें कि 12 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए जो है आपको 1 मार्क मिलेंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें बोला है इन्होंने कि जो सेक्शन बी होगा इसमें जो है आपके 7 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो इसमें बोला है कि सेक्शन सी जो होगा उसमें आपके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 6 पॉइंट में बोला है कि सेक्शन डी होगा इसमें एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा 7th पॉइंट की बात करें तो ये बोल रहे हैं सेक्शन ई में जो है वो आपके 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि सोर्स बेस्ड होंगे या फिर केस स्टडी बेस्ड होंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न है जो कि आपका सीबीएसई का रहने वाला है। जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 5 सेक्शंस होंगे। आप लोग इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस तरीके से सैंपल पेपर आता है उसी तरीके से जो है आपका बोर्ड का पेपर भी आपको देखने को मिलता है, मतलब कि उसी पैटर्न पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितने सेक्शन दे रखे हैं समझ जाइए कि बोर्ड पैटर्न में भी इतने सेक्शन आने वाले हैं, इतने इतने क्वेश्चन ही आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को, और सेक्शन ए में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें बोला गया है डैश रेफर्स द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग जिनके पास में टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और ऐसे लोग जिनके पास में टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, तो उनको क्या बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आपको फिल करनी है। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन दे रखा है डिजिटल डिवाइड, बी दे रखा है डिजिटल यूनाइटी, सी दे रखा है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ दे रखा है प्राइवेसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल डिवाइड। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे कि कुछ लोगों को तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक्सेस है और कुछ लोगों को जो है टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे कह सकते हैं बहुत लिमिटेड एक्सेस है। तो ऐसे केस में जो आपका गैप है उस गैप को ही बोला जाता है डिजिटल डिवाइड। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए यहाँ पे जो है आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे, बट आंसर्स पे आप लोग मत जाना, पहले जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि आंसर के लिए जो है सीबीएसई ने आपको आंसर की दे रखी है, तो आप चाहे आंसर वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको क्वेश्चन को समझाना है कि जो आंसर है वो क्यों है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना जिससे कि जो है आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट। मतलब कि यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है। पहली है amazon.com, सेकंड है cbsenic.in, थर्ड है india.gov.in और फोर्थ आपकी vrenly.gov.in। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, india.gov.in। देखिए ई गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो ऐसी वेबसाइट को जो है ई गवर्नेंस वेबसाइट बोला जाता है जिनकी हेल्प से जो है गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है पीपल्स के लिए। जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ स्कीम इंप्लीमेंट करती है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ऐसी वेबसाइट को बोला जाता है ई गवर्नेंस वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक ही वेबसाइट है जो कि आपकी india.gov.in है। देखिए सीबीएसई वाली वेबसाइट है वो सीबीएसई यूज करती है। अमेजॉन के बारे में आप लोगों को पता ही है जो कि आपकी शॉपिंग वेबसाइट है,
और बात करें अगर हम फोर्थ वाले ऑप्शन की, जिसमें कि brainly.gov.in दे रखा है, तो ब्रेनली के नाम से एक वेबसाइट है, लेकिन वहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो gov.in नहीं होती है। देखिए brainly.com है, तो उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। जैसे क्वेरा वेबसाइट है, तो उसी तरीके से जो है आपकी ब्रेनली वेबसाइट है, जहाँ पे कि आप क्वेश्चंस जो है पोस्ट कर सकते हैं, लोगों के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेबसाइट आपकी है। तो ये भी जो है ई गवर्नेंस वेबसाइट नहीं है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब कि यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो पहला है स्नैपडील, सेकंड है अमेजॉन, थर्ड है दीक्षा और फोर्थ है मिंत्रा। तो देखिए अमेजॉन, स्नैपडील और मिंत्रा ये तीनों ही जो है वो आपकी कैसी हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है। जबकि बात करें यहाँ पे दीक्षा की, तो दीक्षा जो है वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ये जो है एक तरीके की एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट रन करती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दीक्षा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बोला गया है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर द नेटवर्क। मतलब कि यहाँ पे जो कुछ प्रोटोकॉल के नेम दे रखे हैं, जिसमें कि है SMTP, POP3, FTP और HTTP, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है एक नेटवर्क में। मतलब कि इनमें से एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, तो आपका आंसर हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो यही काम करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे POP3 की, तो POP3 जो है वो क्या करता है, ये प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल्स, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे POP3। तो इस चीज का ध्यान रखिए, सेंड करने के लिए जो है SMTP यूज होता है, और रिसीव करने के लिए या फिर रिट्राइव वर्ड लिखा हुआ हो कि रिट्राइव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा POP3 दे रखा हो या सिर्फ POP दे रखा हो, तो आपका आंसर जो है POP3 या फिर POP ही रहेगा। ये जो है रिसीव करने के लिए यूज होता है ईमेल को। बात करें अगर हम सी वाले की, FTP की, तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है इनमें से फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाता है FTP। मतलब कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो इस काम के लिए यूज होगा। या फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर भी जो है आपका FTP ही होगा। जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वही हमारा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो फोर्थ वाला है HTTP, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे ये दे रखा होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इनमें से ऐसा है जो कि वेब डॉक्यूमेंट को या वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाता है HTTP। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज, तो समझ जाइए उसका आंसर जो है वो आपका HTTP हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ही होता है वेब पेजेस से। तो चारों ही प्रोटोकॉल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और इनकी फुल फॉर्म भी बता दी है। मुझे लग रहा है शायद पॉप वाले की नहीं बताई। पॉप वाले की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से ये सारे प्रोटोकॉल हैं जिनका मैंने आपको यूज बता दिया है। लेकिन फिलहाल के केस में यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है SMTP हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS। मतलब कि MMS के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सेंडिंग वीडियो फाइल, बी है आपका सेंडिंग ऑडियो फाइल, सी है सेंडिंग टेक्स्ट फाइल ओनली, और फोर्थ मतलब कि डी वाला ऑप्शन है सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए MMS की फुल फॉर्म होती है मल्टीमीडिया मैसेज। तो आप जो है MMS की हेल्प से कोई भी मल्टीमीडिया फाइल सेंड कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पिक्चर हो, कोई भी मीडिया जो है आप SMS की तरह भेज सकते हैं। मतलब कि बिना इंटरनेट के जो आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप SMS को बिना इंटरनेट के भेजते हैं, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मीडिया को जो है SMS के थ्रू सेंड कर सकते हैं। बट उसको SMS नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है MMS। तो मुझे लग रहा है MMS का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसका आंसर ये क्यों है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओनली वीडियो फाइल ही सेंड करेंगे या फिर ऑडियो फाइल ही सेंड करेंगे या फिर खाली टेक्स्ट ही सेंड कर सकते हैं। इसमें जो है तीनों चीज़ें आप एक साथ में सेंड कर सकते हैं।
तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। मतलब कि जो आपके लिंक डॉक्यूमेंट होते हैं इंटरनेट पे, जो हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है वेबसाइट, सेकंड है वेब पेज। तो इसका जो आंसर है वो आपका वेबसाइट हो जाएगा। मतलब कि वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो आपका वेबसाइट हो जाएगा। और जो वेब पेज होता है वो क्या होता है, वेबसाइट का इंडिविजुअल पेज जो होता है, मतलब कि सिंगल पेज जो होगा वेबसाइट का, उसको हम बोलते हैं वेब पेज। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं। सी में दे रखा था सर्च इंजन और फोर्थ में दे रखा है यूआरएल। तो ये दोनों ऑप्शन जो है नहीं होंगे, मैं आपको आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल है, बिंग है, याहू है, ये हमारे सर्च इंजन हो गए। और यूआरएल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल बोलते हैं। किसी वेबसाइट की बात करें या फिर वेब पेज की बात करें, जो उसका एड्रेस होता है उसको बोला जाता है यूआरएल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द एचटीएमएल टैग यूज टू मेक टैग्स इटैलिक। मतलब कि इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग इनमें से यूज होता है। तो ए है इटैलिक, बी है ITA, सी है आपका आई और फोर्थ है यहाँ पे एल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब कि जो आई टैग होता है उसको हम यूज़ करते हैं टैग्स को इटैलिक करने के लिए। देखिए अगर आप लोगों ने मेरी HTML वाली वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, तो क्लास 10th की जो है ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि जो है आपका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। जितना भी आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो सारा का सारा मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप लोगों को जो है क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जो उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए। मतलब कि उस प्लेलिस्ट में आपको वही चैप्टर मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस के पार्ट है। तो उन चैप्टर्स को अच्छे से वॉच कर लीजिए। हर चैप्टर में 2 या 3 वीडियो आपको मिल जाएंगी, उनको अच्छे से वॉच कर लेंगे आप, तो आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे बचेगा। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच कर लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आप जो इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो पहले पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लें, और उसके बाद में अगर आप सैम्पल पेपर लगाएंगे तो बहुत ईजिली जो है आप आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे चेक कर लेना, क्लास 10th के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि जो प्लेलिस्ट है वो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, बट वो इस साल के लिए भी है, क्योंकि इस साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मेरी प्लेलिस्ट में है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस से वहाँ पे बच रहा हो। सारी की सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो मैं यहाँ पे चेक कर चुका हूँ सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे बच्चे उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी जो है उसको फॉलो कीजिए, जिससे कि आप लोग भी जो है अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएँ। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट टाइप ऑफ CSS इज द फॉलोइंग कोड स्निप्ड। मतलब कि यहाँ पे CSS दे रखी है, ये जो कोड दे रखा है, तो ये आपको बताना है किस टाइप की CSS यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो ऑप्शन है एक्सटर्नल, इनलाइन, आउटलाइन और इंटरनल। तो ये जो CSS है ये एग्जाम्पल आपका इनलाइन CSS का, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए इनलाइन, एक्सटर्नल और आउटलाइन CSS क्या होती है या फिर इंटरनल CSS क्या होती है। तो ये जो है CSS वाले चैप्टर में मैंने तीनों चीज़ें समझाई हुई हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन CSS हम ऐसे CSS को बोलते हैं जहाँ पे कि हर एक टैग में जो है आपको क्या करना होता है, कोड को डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए H1 टैग के अंदर जो है यहाँ पे कोड को डिफाइन करा गया है, मतलब कि CSS को डिफाइन किया गया है। तो हर एक टैग के अंदर जो है आपको CSS स्टाइल को डिफाइन करना पड़ता है। तो जब भी ऐसे CSS आपको कहीं पे भी दिखे जिसमें कि हर एक टैग में स्टाइल लगा हुआ है, तो समझ जाइए वो किस टाइप की CSS है, वो आपकी इनलाइन CSS है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं कि इंटरनल CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है, आउटलाइन CSS क्या होती है, या फिर आपकी इंटरनल CSS क्या होती है, तो आप जो है CSS वाले चैप्टर को जरूर अच्छे से वॉच कर लें। उस चैप्टर को भी जो है 2-3 पार्ट में मैंने कवर किया हुआ है, तो उसको अगर वॉच कर लेंगे तो ये CSS के क्वेश्चन होंगे उनको बहुत आप इजीली कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक डैश इन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब कि यहाँ पे कौन सा टैग है जिसकी हेल्प से जो है आप लाइन को ब्रेक करते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। देखिए P ऑप्शन में दे रखा है, BR दे रखा है और लाइन दे रखा है, EM दे रखा है। तो इसका आंसर जो है B हो जाएगा, BR। और BR की फुल फॉर्म होती है ब्रेक रूल। तो ये जो टैग है आपका ब्रेक रूल की तरह काम करता है, मतलब कि ये जो है आपकी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है आपका BR हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द एट्रीब्यूट ऑफ द एरर फाइल नेम नॉट स्पेसिफाइड
टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज इज डैश। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एरर मिलेगा आपको कौन से एट्रीब्यूट की कमी से मिलेगा, कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जिसको कि अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये एरर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बात करें, पहला है IMG, सेकंड है SRC, थर्ड आपका ऑल्ट और फोर्थ है नेम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी की अगर हम बात करें तो ये SRC एट्रीब्यूट क्या करता है, ये सोर्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस साल जो है आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन ये ऐड किए गए हैं कंप्यूटर में। इससे पहले जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होता था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते थे, बट इस बार जो है आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी जो है असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, कुछ रीजन दे रखे होंगे, कुछ असर्शन दे रखे होंगे, जिनको कि आपको रीड करना है और उसके बेस पे ही आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें देखिए असर्शन दे रखा है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, और फिर रीजन दे रखा है HTML इज यूज टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टैग्स विद द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड टैग। तो मतलब कि यहाँ पे असर्शन और रीजन दे रखा है। अब इस पे बेस आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन में बोल रहा है कि असर्शन ए और रीजन आर दोनों ही आपके ट्रू हैं, और जो रीजन है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए की। मतलब कि यहाँ पे ये वाली जो बात दी गई है तो ये कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले असर्शन के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ही हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये जो है बिल्कुल सही बात है इस वाले स्टेटमेंट के बारे में। तो इसका आंसर जो है आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से असर्शन वाले क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही सही होते, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होता, तो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाता। और इसके अलावा जो असर्शन है वो आपका सही होता और रीजन आपका फॉल्स होता, तो आप सी वाला कर देते। और अगर आपका असर्शन फॉल्स होता और रीजन सही होता तो आप डी वाला ऑप्शन कर देते। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखिए असर्शन दे रखा है इन HTML टैग रिटन इन लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स आर ट्रीटेड एज सेम। फिर रीजन दे रखा है इन्होंने HTML इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो देखिए असर्शन तो आपका सही है कि जो HTML होता है उसमें चाहे आप स्मॉल में लिखें चाहे आप कैपिटल में लिखें, दोनों में सेम ही मतलब होता है, तो असर्शन बिल्कुल आपका सही है। लेकिन रीजन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे रीजन में दे रखा है कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आपका स्मॉल का मतलब अलग होता है और कैपिटल का मतलब अलग होता है, तो जो रीजन है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि असर्शन सही है, मतलब कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि असर्शन जो है वो आपका ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक जो हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए में इन्होंने दे रखा था कि यहाँ पे जो है सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन होंगे, तो 12 के 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, तो बात करते हैं बी सेक्शन की। तो बी सेक्शन में देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, व्हाट इज ई लर्निंग, नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट। मतलब कि आपको बताना है कि ई लर्निंग क्या होती है, और साथ ही में जो है आपको एक इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट का नेम यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो ई लर्निंग की अगर हम बात करें तो ई लर्निंग जो है ऐसी लर्निंग को बोलते हैं जहाँ पे कि आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपकी कुछ भी हो सकती है, या आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, या फिर मोबाइल फ़ोन हो सकता है। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से इंटरनेट का यूज़ करके लर्निंग करते हैं तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, या फिर शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ई लर्निंग। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट की, तो swayam.gov.in एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ई लर्निंग वेबसाइट है, और ये आपकी इंडियन वेबसाइट है। अगर आप चाहें तो इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर आप कोई और इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट लिखते हैं तो वो भी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो बहुत सारी इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट हैं, तो उनका भी नाम आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसके लिए जो है आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है राइट एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग, और इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है। चॉइस में इन्होंने दे रखा है राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ ई ग्रुप्स। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो ई शॉपिंग के जो है डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, या फिर जो है ई ग्रुप्स के एडवांटेज लिख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो देखिए ई शॉपिंग के डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है लैक ऑफ इंटरेक्शन रहता है, मतलब कि आपका जो है फिजिकल इंटरेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाता है। जैसे कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, वो चाहे आप फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, अमेजोन से कर रहे हो, या फिर किसी और शॉपिंग वेबसाइट से कर रहे हो,
तो वहाँ पे देखिए जो है प्रोडक्ट होता है उसको आप फिजिकली टच करके नहीं देख सकते। मान लीजिए आप जो अपने लिए टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो जो है आप वहाँ पे फिजिकली टच करके नहीं देख सकते जो टी शर्ट है वो कैसी है। आप उसको ऑनलाइन इमेजेस में ही देख सकते हैं कि वो किस तरीके से दिख रही है। हो सकता है वो जैसे दिख रही हो इमेजेस में रियल में वैसी ना हो, तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेक्शन रहता है और कई बार जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी में भी डिले हो जाता है। तो ये जो है डिसएडवांटेज होगा ई शॉपिंग के। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी डिसएडवांटेज ले सकते हैं, मतलब कि कोई भी 2 डिसएडवांटेज जो है अभी शॉपिंग के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, जो भी आप लिखेंगे उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट वो जो है वैलिड होने चाहिए। अब बात करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया था कि क्या एडवांटेज होते हैं ई ग्रुप्स के। तो ई ग्रुप के एडवांटेज की अगर हम बात करें, इट हेल्प्स इन लर्निंग मोर, मतलब कि जो ई ग्रुप्स होते हैं वो आपको लर्निंग करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को जो है इन्हेंस कर सकते हैं। और सेकंड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है इट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक, मतलब कि किसी भी टॉपिक के बारे में जो है आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं। देखिए ई ग्रुप्स में होता क्या है, बेसिकली डिस्कशन होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उस टॉपिक के बारे में जो है आप ज़्यादा डिटेल में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गए आपके ई ग्रुप्स के। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसमें बोला गया है व्हाट इज हाइपरलिंक, गिव द नेम एंड सिंटैक्स फॉर द HTML टैग विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक, मतलब कि आपको बताना है कि हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है और कौन सा ऐसा टैग है जिसकी हेल्प से जो है हाइपरटेक्स्ट लिंक को आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स भी आपको लिख के बताना है। तो बात कर लेते हैं। तो देखिए हाइपरलिंक क्या करता है, हाइपरलिंक अलाउ अस टू लिंक HTML एलिमेंट्स, मतलब कि डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को जो है आप लिंक कर सकते हैं हाइपरलिंक की हेल्प से। कह सकते हैं सिंपल वे में कि हाइपरलिंक जो है वो आपके 2 वेब पेजेस को लिंक करने के लिए यूज़ होता है। 2 या 2 से ज़्यादा वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं, या फिर आप एक ही पेज के जो है 2 सेक्शंस को भी लिंक कर सकते हैं। तो ये लिंकिंग के लिए यूज होता है। अगर आप जो है 2 वेब पेजेस को या सेम पेज के 2 सेक्शन को आपस में जोड़ना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का यही काम होता है। अब अगर हम बात करें तो इस काम को करने के लिए जो है एंकर टैग यूज होता है, और एंकर टैग को जो है आप इस तरीके से ए बनाकर लिखते हैं। इस तरीके से जो है एंकर टैग को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये टैग जो है लिंक को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिंटैक्स में जो है यहाँ पे लिख दिया है ए हर्फ लिखते हैं। जो एंकर टैग होता है उसके साथ में हर्फ एट्रीब्यूट रहता है, और उसके बाद में लिंक का एड्रेस रहता है। जिस लिंक को जो है आप लिंक करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस रहेगा। यहाँ पे कोई वेब पेज भी हो सकता है या कोई डॉक्यूमेंट का भी एड्रेस हो सकता है, और उसके बाद में यहाँ पे टैग्स रहते हैं जिन पे कि आप लिंक लगाना चाहते हैं। तो इन्हीं टैग्स को बोला जाता है हाइपर टैग्स, जिसपे कि लिंक लगता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए इन्होंने क्या बोला है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बीच में जो है आपको कोई भी 2 डिफरेंसेस लिखने हैं। और इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है। चॉइस वाले क्वेश्चन में बोला है डिफाइन ई कॉमर्स, नेम एनी 2 इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेसी इन ई कॉमर्स, मतलब कि ई कॉमर्स क्या होती है उसको डिफाइन करना है आपको, और साथ ही साथ 2 इश्यूज आपको बताने हैं जो कि आपके ई कॉमर्स में प्राइवेसी के रिगार्डिंग रहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। इनमें से जो है कोई भी एक क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, चॉइस यहाँ पे दे रखी है। तो बात कर लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन की, जिसमें कि पूछा गया था कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, तो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ कंपनी हु पब्लिश इट नोन एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी पर्सन के द्वारा बनाए जाते हैं और उसी के पास में सारे राइट होते हैं उस सॉफ्टवेयर के, और वो जो है जैसे चाहे उसको सेल कर सकता है, जितने प्राइस पे चाहे सेल कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जो है बोला जाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और नॉर्मली ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं परचेज की कैटेगरी में होते हैं, इनको जो है आप परचेज करके ही यूज़ कर सकते हैं। फ्री में ये जो है आपको यूज़ करने को नहीं मिलते हैं। बहुत कम ऐसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री यूज़ के लिए होते हैं। ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं परचेज के कैटेगरी में आते हैं, जिसको कि आपको परचेज करके ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एडोब फ्लैश है या फिर एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके अलावा MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस में एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, जितने भी एप्लीकेशन है ये सारे के सारे कैसे एप्लीकेशन है, ये प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है।
तो मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, देखिए द सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फॉर एनीवन टू एक्सेस और चेंज द कोड इज नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सभी के लिए अवेलेबल होते हैं और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सभी के लिए अवेलेबल होती हैं और इसमें कोई भी चाहे कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, मतलब कि कोई भी पर्सन उसमें जैसे चाहे वैसे मॉडिफिकेशन करके उसको यूज़ कर सकता है। पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रीडम मिलती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे जो है आपको सोर्स कोड भी साथ में मिल जाता है। देखिए सोर्स कोड जो है ऐसा कोड होता है जिसको कि यूज करके उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो पूरा का पूरा सोर्स कोड होता है वो आपको फ्री में मिल जाता है और उस सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करके जो है आप कोई और एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो पूरी फ्रीडम यहाँ पे मिल जाती है। जबकि अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, तो वहाँ पे जो आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है और वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उस चीज़ को इलीगल माना जाएगा। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ओपन ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये जो है एग्जाम्पल हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन के आंसर की, जिसमें कि ई कॉमर्स को बोला गया था कि ई कॉमर्स क्या होती है और इसमें जो है आपको प्राइवेसी के रिगार्डिंग 2 इशू लिखने थे। तो बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग जो होती है गुड्स की या फिर सर्विसेज की, उसी को बोला जाता है ई कॉमर्स। मतलब कि सिंपल वे में आप कह सकते हैं ऑनलाइन खरीदना या फिर बेचना, इस चीज़ को बोला जाता है ई कॉमर्स। इसमें देखिए कोई भी सामान हो सकता है या फिर कोई भी सर्विस हो सकती है। तो जब भी आप कोई सर्विस खरीदते हैं ऑनलाइन या फिर सर्विस बेचते हैं ऑनलाइन या फिर कोई सामान खरीदते हैं ऑनलाइन या फिर कोई सामान बेचते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है ई कॉमर्स। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें प्राइवेसी इश्यूज़ की, तो यहाँ पे प्राइवेसी इशू ये रहता है कि फिशिंग और स्पैमिंग का केस रहता है कि यहाँ पे जो है फिशिंग हो सकती है या फिर जो है स्पैमिंग हो सकती है। देखिए स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि अनवांटेड जो है आपके पास में बहुत सारे मेल या फिर एसएमएस आते हैं, तो उसको बोला जाता है स्पैम। बल्कि में जब बहुत सारे एसएमएस या फिर जो है मेल किसी को सेंड किए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को स्पैम बोला जाता है या फिर कह सकते हैं आप स्पैमिंग बोला जाता है। और फिशिंग की अगर हम बात करें तो फिशिंग में क्या होता है, लालच दे के जो है किसी को बेवकूफ़ बनाना। मतलब कि आपको कोई लालच दिया जाए जिससे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है बोला जाता है फिशिंग। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें रहती हैं कि फिशिंग हो सकती है आपके साथ में या फिर स्पैमिंग हो सकती है। तो ये जो है प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पे ई कॉमर्स में रहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसमें बोला गया है CSS इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर वेब डेवलपर्स दीज डेज, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ CSS। मतलब कि देखिए आज के टाइम में जो है जो वेब डेवलपर्स हैं उनके बीच में जो है आपके CSS बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कोई भी 4 एडवांटेज जो कि CSS के होते हैं। तो 4 एडवांटेज जो है वो आपको यहाँ पे CSS के लिखने हैं। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो देखिए एडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज तो ये है कि इट हेल्प टू मेक कंसिस्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस चेंज इन वेब पेजेस। मतलब कि इसकी हेल्प से जो आप वेब पेज में जैसे चाहें वैसे चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आप चेंजेस चाहते हैं वेब पेज पर डिस्प्ले कराना, तो वैसे चेंजेस आप वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है इट इम्प्रूव्स द लोडिंग स्पीड ऑफ द वेब पेज। मतलब कि जो भी वेब पेज होता है उसकी लोडिंग स्पीड जो है वो CSS से क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। अगर आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग करके वेब पेज को डेवलप करते हैं, मतलब कि HTML में नॉर्मली फॉर्मेटिंग करके एक वेब पेज बनाते हैं और एक वेब पेज जो आप CSS की हेल्प से बनाते हैं, तो CSS वाले वेब पेज की लोडिंग ज़्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू HTML वाला वेब पेज। जो HTML नॉर्मल वेब पेज बनाया होगा जिसमें आपने HTML से सारी फॉर्मेटिंग करी होगी और जिसमें आपने CSS से फॉर्मेटिंग करी होगी, तो CSS वाला ज़्यादा फास्ट लोड होगा। तो ये यहाँ पर एडवांटेज रहता है। थर्ड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो CSS हैज़ एबिलिटी टू रीपोजिशन द एलिमेंट ऑन द वेब पेज। मतलब कि किसी भी एलिमेंट को वेब पेज पे जो आप रिपोजिशन कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट हैज़ बेटर डिवाइस कंपेटेबिलिटी। मतलब कि CSS जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस पे जो है उसको रन कर सकते हैं। मतलब कि मोबाइल पे भी चला सकते हैं, लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं, iPad पे चला सकते हैं, iPod पे चला सकते हैं। मतलब कि डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस पे जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है CSS की हेल्प से। बट नॉर्मल HTML की हेल्प से जो है ये सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो CSS जो है वो ज़्यादा बेटर कंपेटेबिलिटी प्रोवाइड करती है डिवाइसेस के साथ में। तो ये भी आपका इसका एडवांटेज होता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये एडवांटेज भी समझ में आगे होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसमें बोला गया है राइट डिफरेंस बिटवीन ए लिंक एंड बी लिंक। मतलब कि 2 आपके ये एट्रीब्यूट हैं ए लिंक और बी लिंक, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। और साथ ही यहाँ पे बोला है राइट एन HTML स्टेटमेंट टू इलस्ट्रेट द यूजेस ऑफ दीज 2 एट्रीब्यूट। मतलब कि ये जो दोनों एट्रीब्यूट हैं इनका जो है यूजेस भी आपको दिखाना है किसके हेल्प से, HTML स्टेटमेंट की हेल्प से। मतलब कि एक तरीके से कोड को लिख के आपको यहाँ पे दिखाना है।
तो इस क्वेश्चन में भी चॉइस दे रखी है। चॉइस में देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन dt एंड dd टैग। इन दोनों टैग के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं ए लिंक और बी लिंक की। तो देखिए ए लिंक और बी लिंक जो है वो दोनों ही एट्रीब्यूट हैं बॉडी टैग के। बॉडी टैग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे मेरे तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि ए लिंक का काम क्या होता है, बी लिंक का काम क्या होता है, किस तरीके से हम इसको बॉडी टैग में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसको अच्छे से वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए ए लिंक जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव लिंक, और इसका यूज़ किया जाता है एक्टिव लिंक के कलर को सेट करने के लिए। मतलब कि कोई भी लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक किया जाए तो क्लिक करने पे जो कलर आपका अपेयर होगा वो आप सेट करेंगे ए लिंक एट्रीब्यूट की हेल्प से। देखिए कोई भी लिंक आप लोगों ने देखा होगा तो जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊँ तो मान लीजिए ये टैग है, इस पर लिंक लगा हुआ है और टैग मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका ब्लू कलर में है, ये मान लीजिए डिफ़ॉल्ट जो है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो है आपका डिफ़ॉल्ट कलर है ऑलरेडी। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे जो कलर होगा उसी को बोला जाएगा एक्टिव कलर, और उसी को सेट करते हैं ए लिंक एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ए लिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बी लिंक की। तो देखिए बी लिंक की फुल फॉर्म होती है विजिटेड लिंक। मतलब कि जो भी यहाँ पे लिंक दे रखा है, जब उस पर आप क्लिक कर देते हैं एक बार, तो उसके बाद में जो उसका कलर हो जाएगा, विजिट करने के बाद में जो कलर हो जाएगा उसको बोला जाएगा विजिटेड कलर। मतलब कि जो लिंक था उस पर जो है क्लिक करके उसको विजिट कर लिया गया है और उसके बाद में जो कलर है उसका चेंज हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है मान लीजिए आपका ये टैग है और इस पर कोई लिंक लगा हुआ है। तो जब लिंक लगा हुआ होगा तो उसमें मान लीजिए कोई कलर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि ब्लू आ रहा है, और जो कलर यहाँ पे आ रहा होता है अगर आप चाहें तो इसको भी जो है चेंज कर सकते हैं लिंक एट्रीब्यूट की हेल्प से। ओनली आप लिंक लिख के जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मान लीजिए ब्लू आ रहा है और जैसे ही आपने क्लिक करा तो मान लीजिए यहाँ पे रेड हो गया। तो रेड किस टाइम पे हुआ? एक्टिव के टाइम पे, मतलब जैसे एक्टिव हुआ तो रेड हो गया। और जैसे वो लिंक ओपन हो गया और उसके बाद में जब आप उस लिंक पे वापस जाएंगे तो वहाँ पे जो कलर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि एक बार जब आपने उस लिंक को विजिट कर लिया तो उसके बाद में जो कलर आएगा, मान लीजिए फिर आता है आपका येलो। तो ये जो येलो कलर आ रहा है इसी को हम बोलेंगे विजिटेड कलर, मतलब कि ये जो हमारा विजिटेड लिंक का कलर हो गया है। तो इस काम को करने के लिए जो है बी लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को दोनों ही एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो चॉइस वाले क्वेश्चन में डी और डी टैग में डिफरेंस पूछा गया था। तो देखिए डी की अगर हम बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है आइटम्स को, मतलब कि कोई डेफिनेशन डिफाइन करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन भी देना है, तो वो आप देते हैं डी टैग की हेल्प से। और डी की अगर हम बात करें तो इसके हेल्प से जो है टर्म को डिफाइन किया जाता है। कोई भी जो टर्म होगा जो भी आप चाहते हैं डिफाइन करना, तो उस टर्म को जो है आप डी टैग के अंदर डालते हैं। मान लीजिए जो आप HTML को डिफाइन कर रहे हैं तो आपने पहले लिख दिया HTML इस तरीके से, तो HTML को तो लिखेंगे आप DT के अंदर, मतलब कि DT लिखेंगे इस तरीके से। DT में यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, DT टैग आपने लिख दिया इस तरीके से। और जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो इसको लिखेंगे DD टैग के अंदर, DD लिखेंगे आप, और DD लिखने के बाद में जो भी इसकी डेफिनेशन है वो लिखेंगे और DD को आप क्लोज कर देंगे। तो यही काम होता है आपका DT और DD टैग में। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो DD टैग है वो क्या करता है, डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, और जो DT टैग है वो क्या करता है, जो टर्म होता है उसको लिखने के लिए यूज होता है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो DD टैग होता है इसमें जो है आप पैराग्राफ भी रख सकते हैं, लाइन ब्रेक भी रख सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, या फिर लिस्ट भी लगा सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं, जबकि DT में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबमिट एंड रीसेट बटन इन HTML फॉर्म्स। जो HTML फॉर्म्स होते हैं, देखिए HTML फॉर्म्स वाला चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और फॉर्म्स को जो है मैंने आपको क्रिएट करके भी दिखाया था कि किस तरीके से आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो उस चैप्टर को भी अच्छे से देख लेना, जिससे कि आपके जो है फॉर्म के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें सबमिट बटन की, तो सबमिट बटन क्या करता है, ये अलाउ करता है यूजर को कि यूजर जो है डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है प्रोसेसिंग के लिए। मतलब कि ये जो बटन होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि जैसे इस पर क्लिक करा जाए तो डेटा जो है वो फॉरवर्ड हो जाए आगे के लिए, मतलब कि सबमिट हो जाए प्रोसेसिंग के लिए। तो इस तरीके से सबमिट बटन का ये काम होता है। और रीसेट की अगर हम बात करें तो रीसेट बटन का काम क्या होता है कि जो भी डेटा वहाँ पे डाला गया है वो आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए आप लोग कोई भी फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा सबमिट और रीसेट का ऑप्शन होता है। तो अगर आप सबमिट कर देंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपने डाली होगी वो क्या होगी, सबमिट हो जाएगी, चली जाएगी। और अगर आप वहाँ पे करते हैं रीसेट,
तो रीसेट करने से क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो डिलीट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से टाइप करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई तो आप जो है वहाँ पे रीसेट कर सकते हैं और उसके बाद में दोबारा से टाइप कर सकते हैं। तो रीसेट बटन को इसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। बटन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे सबमिट बटन है उसका नाम भी आप कुछ रख सकते हैं। तो ये 2 बटन होते हैं HTML फॉर्म्स में, जिनका यूज मैंने आपको बता ही दिया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमने सेक्शन बी को डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 20 से। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, प्लेगरिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड नाउ डेज, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेगरिज्म, राइट एनी 2 स्टेप टू अवॉइड प्लेगरिज्म। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आज के टाइम में जो प्लेगरिज्म है वो एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। तो आपको बताना है कि जो प्लेगरिज्म होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, किस चीज़ को हम प्लेगरिज्म बोलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के कोई 2 स्टेप जो हैं वो आपको लिखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो देखिए प्लेगरिज्म की अगर हम बात करें तो प्लेगरिज्म जो है हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे कि कोई पर्सन जो है किसी और पर्सन के जो है आइडिया या फिर थॉट्स को जो है चोरी कर लेता है और अपना बना के रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कोई आइडिया है या फिर कोई थॉट है तो किसी और पर्सन की है और उसको आपने चोरी कर लिया और अपना बना के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा प्लेगरिज्म। मतलब कि किसी और के कंटेंट को चोरी करके और अपना बना के रिप्रेजेंट करना, तो उसी को बोला जाता है प्लेगरिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपको जो किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए बोला जाए और आपको बोला जाए कि आपको जो ऐसे लिखना है वो अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन आप क्या करें, उसको जो है कहीं से नेट से उठा लें, किसी और ने जो ऐसे डाल रखा है उसको आप कॉपी कर लें और उसके बाद में आप रिप्रेजेंट करें कि ये मैंने खुद लिखा है, तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा प्लेगरिज्म। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है। अब अगर हम बात करें प्लेगरिज्म को अवॉइड करने की, तो इसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए 2 स्टेप दे रखे हैं। पहला स्टेप ये है प्रॉपर्ली कोट एंड पैराफ्रेज एंड ऐड योर ओन एग्जाम्पल। मतलब कि अगर किसी पर्सन की कोटेशन लिया आपने तो वहाँ पे कोटेशन मार्क से जो है उसको इंडिकेट कीजिए और साथ ही साथ जो है अपने एग्जाम्पल वहाँ पे ऐड कीजिए। ऐसा नहीं किसी भी पर्सन का आपने कंटेंट लिया और उसको पूरा का पूरा वैसे ही आपने छाप दिया। मतलब कि वहाँ पे आपके खुद के एग्जाम्पल भी होने चाहिए, आपने जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस किए हों जिससे कि ये लगे कि आपने जो है वहाँ पे एफर्ट करी है और अपने भी थॉट्स को वहाँ पे आपने रखा है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है ऑलवेज साइड सोर्सेस। मतलब कि जहाँ से भी आप कंटेंट ले रहे हैं तो उन सोर्सेज को जरूर मेंशन करें कि आपने कंटेंट कहाँ से लिया है। किसी वेबसाइट से लिया है तो उस वेबसाइट का नाम लिखें, किसी बुक से लिया है तो उस बुक का नाम लिखें। तो इस तरीके से जो आप प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्लेगरिज्म क्या होता है और उसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है कंसीडर द URL https://www.shiksha.com एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब कि यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है और इन्होंने बोला है कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डज .com सजेस्ट। मतलब कि जो .com लगा हुआ है ये क्या सजेस्ट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है पूछा है विच कंपोनेंट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। मतलब कि यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई कर रहा है। और थर्ड वाले में पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस इन HTTPS। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोज देखे होंगे तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। .com का मतलब है कि सजेस्ट कर रहा है कि जो वेबसाइट है वो कैसी वेबसाइट है, कॉमर्शियल वेबसाइट है। मैंने देखिए आपको काफ़ी सारे डोमेन नेम एक्सटेंशन पढ़ाए थे, .com, .net, .in, इस तरीके से बहुत सारे डोमेन नेम एक्सटेंशन मैंने आपको बताए थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि .com जो वेबसाइट्स होती हैं वो कॉमर्शियल वेबसाइट होती हैं। तो यहाँ पे URL इंडिकेट कर रहा है कि .com ये वेबसाइट में लगा हुआ है, इसका मतलब ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए HTTPS लगा हुआ है। तो HTTPS जो है वो बता रहा है कि ये जो है आपका प्रोटोकॉल है। मतलब कि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। मतलब कि वेब पेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए जो है प्रोटोकॉल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि प्रोटोकॉल वाला पार्ट यहाँ पे कौन सा है, कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी वाले की, तो इसमें देखिए उन्होंने बोला है कि जो एस यहाँ पे दे रखा है इसका मतलब क्या है। तो देखिए एस का मतलब है सिक्योर्ड से। मतलब कि HTTPS लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आप सिक्योरली कर सकते हैं। जिस वेबसाइट में यहाँ पे एस लगा हुआ नहीं होता है, मतलब समझ जाइए कि वो वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है, वहाँ पे कि आप ट्रांजैक्शन को सिक्योरली नहीं कर सकते। तो इस एस का मतलब सिक्योर से है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है राइट द इक्विवेलेंट इनलाइन CSS फॉर द फॉलोइंग HTML टैग। मतलब कि यहाँ पे HTML टैग दे रखे हैं तो इनके लिए आपको इनलाइन CSS कोड लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा जा रहा है, बॉडी में BG कलर लगाया गया है और BG कलर की वैल्यू दे दी गई है ग्रीन।
इसके बाद में लगाया IMG SRC और यहाँ पे देखिए me.jpg के नाम से क्या है एक इमेज है जिसको कि लगाया गया है और इसकी हाइट 20% रखी गई है और विड्थ को 30% रखा गया है। तो इस काम को जो यहाँ पे नॉर्मल HTML की हेल्प से किया जा रहा है। तो आपको बोला गया है कि आपको सेम चीज़ जो है इनलाइन CSS की हेल्प से करनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें आंसर की तो ए वाले का आंसर हो जाएगा इस तरीके से, आप लिख देंगे बॉडी स्टाइल। स्टाइल को आप अप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि इनलाइन जो स्टाइल शीट होती है वो क्या होती है, वो पर्टिकुलर टैग में ही अप्लाई होती है। तो बॉडी टैग में लिख देंगे स्टाइल और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगा देंगे और उसकी वैल्यू आप दे देंगे। जो यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ था वही वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। और इसके बाद में बात करें अगर हम बी वाले की तो इसमें देखिए लिखा है IMG SRC और इमेज का नाम दे दिया है यहाँ पे और इसके बाद में यहाँ पे स्टाइल को लगा दिया गया है और स्टाइल में लिखा है हाइट कॉलन 20px और विड्थ कॉलन 30px। मतलब कि यहाँ पे जो है स्टाइल शीट को इस तरीके से डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो है आपका एग्जाम्पल है इनलाइन स्टाइल शीट का। इनलाइन स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं, हर एक टैग में जो है स्टाइल को डिफाइन करते हैं। अगर आप लोग CSS वाली वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इनलाइन CSS को अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए चॉइस भी दे रखी है। तो इसमें बोला है इन्होंने राइट एन एक्सटर्नल CSS कोड स्नैप्ड टू सेट ऑल 4 मार्जिन ऑफ द बॉडी टैग विद 5 पिक्सल्स ईच। मतलब कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट के हेल्प से जो है आपको जो बॉडी टैग है उसके चारों साइड की जो मार्जिन को है सेट करना है और कितना पिक्सल रखना है, आपको जो है 5 पिक्सल उसका मार्जिन रखना है हर तरफ से। तो ये काम आपको जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट की हेल्प से करना है। तो इस काम को करने के लिए कोड क्या रहेगा, देखिए आप जो है बॉडी टैग में स्टाइल शीट को डिफाइन कर देंगे। तो आप लिखेंगे बॉडी और बॉडी में जो है आप क्या करेंगे मार्जिन टॉप लिखेंगे, मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे 5 पिक्सल। फिर लिखेंगे मार्जिन राइट, उसकी वैल्यू दे देंगे 5 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट लिखेंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे 5 पिक्सल। मार्जिन बॉटम लिखेंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे 5 पिक्सल। देखिए मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, ये जो है आपकी प्रॉपर्टी हैं जिनकी हेल्प से जो है आप बॉडी टैग के चारों साइड का मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है बस आपको इतना ही काम करना था। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं इसके बी वाले ऑप्शन की। तो इसमें बोला है राइट एन इनलाइन CSS कोड टू सेट बैकग्राउंड कलर फॉर द फर्स्ट लेवल हेडिंग एज ग्रीन कंटेनिंग टेक्स्ट माय CA एग्जाम। मतलब कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो ये एक हेडिंग है, मतलब कि फर्स्ट लेवल की हेडिंग है और इसके लिए जो है बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर सेट करना है। तो इस काम के लिए जो है इनलाइन CSS कैसे लगेगी देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। इसके लिए आप लिखेंगे H1 क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेवल की हेडिंग बोला गया है। तो फर्स्ट लेवल की हेडिंग के बारे में आपको पता ही है कि सबसे पहली जो हेडिंग होती है वो होती है आपकी H1। तो H1 लिखा है और H1 में लगा दिया स्टाइल, फिर लगा दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है जो कि यूज होती है बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए। फिर कॉलम लगा के लिख दिया ग्रीन कि कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर सेट करना है। और उसके बाद में लिख दिए वो टैग जिन पे कि हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है। देन यहाँ पे जो है H1 टैग को क्लोज कर दिया है, जो हेडिंग है उसको क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, जो आपकी ये टेक्स्ट है माय CA एग्जाम, इनके बैकग्राउंड में जो है ग्रीन कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और इस क्वेश्चन में बोला गया है मिस्टर अमित इज अ न्यू इंटरनेट यूजर, यू बीइंग हिज फ्रेंड सजेस्ट टू हिम सम टिप्स विच ही शुड फॉलो व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। मतलब कि अमित जो है एक न्यू इंटरनेट यूज़र है तो आप जो एक फ्रेंड के तौर पे उसे सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से जो है वो इंटरनेट को अच्छे से यूज़ कर सकता है। मतलब कि इंटरनेट को यूज़ करने के कुछ टिप्स जो हैं वो आपको उसको देने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या टिप्स आप देंगे। तो टिप्स देखिए क्या रहेंगे। पहले टिप की अगर हम बात करें तो ही शुड यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर ऑल। मतलब कि जब भी वो इंटरनेट पे है तो वहाँ पे जो है लैंग्वेज वो अपनी अच्छे तरीके से यूज़ करे। ऐसी लैंग्वेज यूज ना करे जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो, बहुत प्रॉपर वे में कम्युनिकेट वो वहाँ पे करे। इसके अलावा सेकंड टिप की बात करें तो यहाँ पे बोला है ही शुड चूज फ्रेंड वाइजली एंड शुड नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद ऑल। मतलब कि जो इंटरनेट पे वो फ्रेंड बनाए तो बहुत ध्यान से बनाए, हर किसी को फ्रेंड ना बना ले इंटरनेट पे, और जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सबके साथ में शेयर ना करें। जिसके साथ में शेयर करने की है बस उसी के साथ शेयर करें, हर किसी के साथ में पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर इंटरनेट पे ना करें क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। थर्ड टिप की अगर हम बात करें ही शुड नाइदर सेंड स्पैम नॉर शुड इनकरेज द सेम। मतलब कि वो जो है स्पैमिंग ऑनलाइन ना करे। और स्पैमिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्पैमिंग जो है हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जब कोई पर्सन किसी को जो है बहुत सारे ईमेल्स वगैरह भेजता है या फिर मैसेज भेजता है और ऐसे पर्सन को भेजता है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है उन मेल्स को या फिर मैसेज को रिसीव करने में, तो जबरदस्ती जो है उसको मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है स्पैमिंग। तो उसे जो है स्पैमिंग से वहाँ पे बचना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है सेक्शन सी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी को। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन डी की। तो ये सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 24 से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पे एक वेब पेज का आउटपुट दे रखा है, इस तरीके से ये वेब पेज दे रखा है आपको,
और बोला जा रहा है कि इस वेब पेज को जो है आपको ऑब्जर्व करना है और इस पे बेस जो है कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, मतलब कि 5 स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, जिसमें से कि जो है आपको 4 स्पेसिफिकेशन को करना है, मतलब कि उनके लिए कोड आपको लिखना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन में क्या क्या बोला है इन्होंने। तो देखिए पहले वाले स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें बोला है कि यहाँ पे जो आपका कोड रहेगा HTML का, वो HTML का कोड का जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रॉपर आपका होना चाहिए। और इसके बाद में बोला है कि यहाँ पे जो हेडिंग होगी आपकी, मतलब कि ये वाली जो हेडिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेब पेज में जो हेडिंग दे रखी है, तो ये जो हेडिंग लेवल होगी वो आपकी सेकंड लेवल की हेडिंग होगी, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको H2 को इम्प्लीमेंट करना होगा और साथ ही साथ ये हेडिंग जो होगी वो आपके सेंटर में रहेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो आपका येलो रहेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे वेब पेज में देख ही सकते हैं, येलो कलर का ये शो हो रहा है। हो सकता है एग्जाम में जो है आपको यहाँ पे येलो कलर देखने को ना मिले, ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिले। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकेशन में चीज़ क्लियर कर दी है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कलर है वो आपका येलो है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो ये तो हो गया आपका स्पेसिफिकेशन 1। अब बात करते हैं सेकंड स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें बोला है कि यहाँ पे एक जेपीजी इमेज है जिसका नेम है नेशन। तो इसको जो आपको इंसर्ट करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है, तो इस इमेज का नाम ही इन्होंने यहाँ पे बताया कि इसका नाम जो है वो आपका नेशन है। तो इसको आपको वेब पेज पे लगाना है। इसके बाद में बोला है स्पेसिफिकेशन 3 में कि यहाँ पे वेब पेज पे जो आपकी लिस्ट होंगी वो कैसी लिस्ट होगी, नेस्टेड लिस्ट होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट लगी हुई है, तो ये आपकी नेस्टेड लिस्ट है। तो जैसा डेटा यहाँ पे आपका डिस्प्ले कराया गया है वैसा ही डेटा आपको कोड को लिखते टाइम डालना है। और इसके बाद में बोला है इन्होंने यहाँ पे जो आउटर लिस्ट होगी वो आपकी नंबर लिस्ट होगी, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिए जो आउटर लिस्ट है वो आपकी नंबर्ड लिस्ट है। और स्पेसिफिकेशन 4 में बोला है कि जो इनर लिस्ट होगी वो आपकी कैसी होगी, सिंबल बेस्ड होगी, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंबल लिस्ट है, जो इनर लिस्ट है वो आपकी सिंबल लिस्ट रहेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन 5 में इन्होंने बोला है कि फीडबैक के लिए जो यहाँ पे ईमेल आईडी लगेगी जिसपे कि फीडबैक जाएगा, और ईमेल आईडी इन्होंने दे रखी है कि mail@me.com। ये जो है ईमेल आईडी रहेगी जिसपे कि आपको मेल के लिए भी लिंक लगाना है। तो ये काम आपको करना है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है कि अगर आप इस क्वेश्चन को करना नहीं चाहते हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे भी जो है आपको 5 स्पेसिफिकेशन दे रखे होंगे जिसमें से कि जो है आपको 4 स्पेसिफिकेशन के लिए कोड लिखना है। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए वेब पेज क्या दे रखा है, नीचे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपके सामने वेब पेज दे रखा है और इसमें क्या स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। तो पहले स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि जो वेब पेज होगा उसका टाइटल आपका रहेगा मोटिवेशनल बुक्स। यहाँ पे ये जो है आपका टाइटल रहेगा आपके वेब पेज का। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हेडिंग रहेंगी वो आपकी फर्स्ट लेवल की रहेंगी और साथ ही साथ वो कहाँ पर रहेंगी, मिडिल में रहेंगी। और हेडिंग क्या है आपकी, इंडियन मोटिवेशनल बुक्स। ये जो है आपकी हेडिंग है जो कि आपके सेंटर में रहेंगी और इसका लेवल क्या है, 1 लेवल की ये हेडिंग आपकी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट लेवल की आपकी हेडिंग है। इसके बाद में अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन 2 की, तो स्पेसिफिकेशन 2 में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो टेबल है उसका कैप्शन जो है वो आपका रहेगा पॉपुलर बुक्स इन इंडिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपका लिखा हुआ आ रहा है, तो ये जो है इस टेबल का कैप्शन है। थर्ड स्पेसिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि यहाँ पर टेबुलर डेटा जो रहेगा वो आपका 4 रो और 2 कॉलम्स में रहेगा और इसका जो बॉर्डर साइज होगा वो आपका 2 रहेगा। मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 रो है और 2 जो है आपके कॉलम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 कॉलम है। और यहाँ पे जो टेबल है इसका बॉर्डर साइज यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये 2 रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ इन्होंने स्पेसिफिकेशन 3 में दे रखी है। अब इसके बाद में बोला है कि स्पेसिफिकेशन 4 में कि यहाँ पे जो RK नारायण के नाम से कंटेंट लिखा हुआ है ये आपका रहेगा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये तीनों चीज़ें अप्लाई होंगी इस पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है RK नारायण, तो इस पे ये तीनों चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। स्पेसिफिकेशन 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक इमेज है, तो इस इमेज पे जो आपको लिंक लगाना है कि इस पे जैसे क्लिक करा जाए तो क्या हो, फीडबैक सेंड हो जाए ईमेल पे, जो कि ईमेल है आपकी sendfeedback@me.com। इस ईमेल पे जो है फीडबैक चला जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इमेज है, तो इस पे जो है आपको ईमेल के लिए लिंक लगाना है। तो ये काम यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं जिसमें से कि आपको कोई भी 4 करने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। पहले हम बात करेंगे पहले वाले क्वेश्चन की। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा आंसर रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल सा जो HTML कोड होता है वही लिखेंगे। HTML कोड का आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा। पहले क्या करते हैं हम HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं। और टाइटल वहाँ पे कुछ बोला नहीं गया था तो यहाँ पे टाइटल कुछ डालेंगे नहीं। इसके बाद में टाइटल को क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, फिर लिखते हैं बॉडी। और बॉडी में उन्होंने क्या बोला था, वहाँ पे देखिए बोला था कि जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आपका येलो होगा। तो यहाँ पे लगा दिया है BG कलर इक्वल येलो, मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर हो वो कैसा हो जाए, येलो हो जाए।
तो ये काम आपको बॉडी टैग में कर देना है। जो बीजी कलर है वो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप बॉडी टैग में बीजी कलर लिख के और कलर का नेम दे देंगे तो वो कलर क्या होगा, बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में S2 टैग का यूज़ करा है। और क्यों करा है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो आपके हेडिंग का लेवल है वो कौन सा है, सेकंड लेवल है, और उसको बोला था कि कैसे करना है, सेंटर में करना है। तो इसीलिए यहाँ पे अलाइन इक्वल सेंटर लिख दिया है। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है सेकंड लेवल की हेडिंग में डाल दी है। इसके बाद में इन्होंने बोला था कि आपको एक इमेज भी इंसर्ट करानी है, और इमेज का नेम दे रखा था कि जो इमेज है वो आपकी nation.jpg के नाम से है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम लगाते हैं img src, इमेज टैग का यूज़ करते हैं और उसके साथ में लगता है src एट्रीब्यूट। और इस तरीके से लिखने के बाद में इमेज का नेम दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए बॉर्डर लगा दिया, क्योंकि इमेज के चारों तरफ आपको अप्लाई करना है बॉर्डर, और बॉर्डर का साइज दे दिया है 2। तो इस तरीके से क्या होगा, इमेज इंसर्ट हो जाएगी और उस पर 2 पिक्सल्स का क्या हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है OL टाइप 1, मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करा है, क्योंकि जो कंटेंट था वो आपका ऑर्डर लिस्ट में था। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिस्ट बनी हुई आ रही है। तो इसी काम को करने के लिए यहाँ पे OL को लगाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं OL टाइप 1 लिख दिया। इसके बाद में LI में डाला है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में जो है यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करा है, UL टाइप स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो इंटरनल लिस्ट होंगी वो कैसे रहेंगी, वो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेंगी। तो वहाँ पे जो लिस्ट का टाइप रखा है वो कैसा रखा है, स्क्वायर रखा है। और उसके बाद में लखनऊ और बनारस को वहाँ पे डाल दिया है LI करके। तो ये जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। और उसके बाद में अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो है क्लोज कर दिया है। फिर इसके बाद में LI में बिहार डाला है, तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश पे 1 आएगा। और उसके बाद में क्या होंगे, लखनऊ के लिए यहाँ पे जो है स्क्वायर बन के आ जाएगा, बनारस के लिए स्क्वायर बन के आ जाएगा, फिर बिहार के लिए 2 आएगा, फिर आपका जो है मध्य प्रदेश के लिए 3 आएगा, फिर पंजाब के लिए जो है आपका 4 आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए UL टाइप लगाया है, तो फिर क्या होगी, यहाँ पे फिर से नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। इस तरीके से जो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट होगी, और अमृतसर जो है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, फिर आपका लुधियाना लिख के आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी। देन यहाँ पे UL को फिर क्लोज कर दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे महाराष्ट्र को डाला LI में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र पे जो है 5 नंबर आ जाएगा। जैसा कि जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए लखनऊ बनारस आ रहे हैं, फिर यहाँ पे बिहार पे 2, मध्य प्रदेश पे 3, पंजाब पे 4, और पंजाब के अंदर देखिए क्या हो रहा है, अमृतसर और लुधियाना आ रहे हैं। इस तरीके से ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और इसके बाद में जो है यहाँ पे 5 नंबर पे देखिए क्या आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में फाइनली यहाँ पे OL टैग को क्लोज कर दिया है, जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसको क्लोज कर दिया गया है। फिर इसके बाद में देखिए बोला था कि ईमेल के लिए जो है आपको यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा गया है, ईमेल सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हर्फ लगाते हैं और मेल टू लिखते हैं, और उसके बाद में उस ईमेल एड्रेस को डाल देते हैं जिसपे कि ईमेल को सेंड करना है। तो यहाँ पे जो ईमेल ID दे रखी थी उसको डाल दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिए हैं जिन टेक्स्ट पे इसको लगाना है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा काम हो गया है। तो यही काम आपको यहाँ पे करना था। उसके बाद में बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, फिर HTML को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा कोड यहाँ पे हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो देखिए चॉइस वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा, मोटिवेशनल बुक्स रहेगा। तो यहाँ पे टाइटल में हमने डाल दिया है मोटिवेशनल बुक, क्योंकि जो वेब पेज का टाइटल इन्होंने बोला था वो बोला था मोटिवेशनल बुक्स। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है मोटिवेशनल बुक्स। इसके बाद में यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज डाल दिया था, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ऑरेंज कलर, तो इसीलिए यहाँ पे ऑरेंज कलर को बैकग्राउंड में डाल दिया गया है। और इसके बाद में हेडिंग 1 को अप्लाई करने के लिए बोला गया था, और क्या था हेडिंग 1 में, इंडियन मोटिवेशनल बुक्स। तो इसको हेडिंग 1 में डाल दिया है, और इसको जो है सेंटर में भी कर दिया है। देखिए सेंटर टैग का यूज किया गया है। तो सेंटर टैग क्या करता है, आपके किसी भी एलिमेंट को सेंटर में कर देता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे पैराग्राफ टैग को यूज किया गया है, और इसमें अलाइनमेंट करा गया है सेंटर। और वहाँ पे वेब पेज में जो कंटेंट दे रखा था वो वैसे के वैसे यहाँ पे टाइप कर दिया है। फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया है। देन यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करने के लिए टेबल टैग को लगाया है, और टेबल टैग में इन्होंने बोला था कि जो बॉर्डर होगा वो आपका 2 साइज का होगा। तो यहाँ पे 2 को लिख दिया है। इसके बाद में इन्होंने बोला था कि जो टेबल का कैप्शन होगा वो क्या रहेगा, पॉपुलर बुक्स इन इंडिया। तो कैप्शन टैग के अंदर ये चीज़ हमने लिख दी है। कैप्शन टैग जो है वो आपको टेबल का कैप्शन डिफाइन करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद में टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए TR टैग को लिखा है, और TR के अंदर लिखा है TD। अब TD की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेबल में डेटा डालते हैं, मतलब कि कह सकते हो एक तरीके से कॉलम को डिफाइन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो जो जो डेटा वहाँ पे था उसको डाल दिया गया है। पहले कॉलम में ये डेटा था, दूसरे में आपका ये था, तो ये यहाँ पे डाल दिया। फिर इस रो को क्लोज करने के लिए TR टैग को क्लोज कर दिया है। फिर दूसरी रो को स्टार्ट करने के लिए दोबारा से क्या करा है, TR टैग को स्टार्ट करा है, और दूसरी रो में जो डेटा है उसको जो है यहाँ पे फिर से TD करके डाल दिया गया है। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इस तरीके से आपकी टेबल क्रिएट हो रही है। अभी तक अगर हम बात करें यहाँ तक,
तो आपका जो है इस तरीके से हो गया है। मतलब कि पहले आपका आ गया यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, फिर आपका आ गया एपीजे अब्दुल कलाम, फिर इसके बाद नेक्स्ट रो में जो आपका आ जाएगा द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में रॉबिन शर्मा यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी और नेक्स्ट रो में क्या आ जाएगा आपका, ये वाली जो लाइन है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में ये वाली जो लाइन है वो आपके कहाँ जाएगी, इस वाले कॉलम में चली जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे फिर से आपका स्टार्ट हो रहा है और फिर से स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा, एक आपका रो यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो कंटेंट है वो इस वाले में आ जाएगा और ये वाला जो कंटेंट है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे टीआर और टीडी का यूज़ करके रो और कॉलम्स को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे फाइनली टेबल टैग को क्लोज कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए क्या करा है, जो कंटेंट जैसा लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया है। और जो आर के नारायण था इसके लिए उन्होंने बोला था कि आपका ये बोल्ड भी होना चाहिए, तो बोल्ड के लिए बी लगा दिया है। इटैलिक भी बोला था तो इटैलिक के लिए आई लगा दिया है और अंडरलाइन भी बोला था तो अंडरलाइन के लिए यू लगा दिया है। तो इस तरीके से ये तीनों टैग अप्लाई कर दिए और उसके बाद में इन तीनों टैग को यहाँ पे क्लोज भी कर दिया गया है। और लास्ट में इन्होंने बोला था कि ईमेल को सेंड करने के लिए क्या करना है, आपको जो है लिंक भी क्रिएट करना है। और एक इमेज बताई थी इन्होंने कि FDBK के नाम से एक इमेज है जिसपे कि आपको ये लिंक अप्लाई करना है। तो ईमेल सेंड करने के लिए फिर से वही लिख दिया है, ए हर मेल टू लिखा है और जिस ईमेल आईडी को इन्होंने दे रखा था वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। और उसके बाद में इसका जो लिंक है वो कहाँ लगा दिया है, इस वाली इमेज पे लगा दिया है। इमेज को इंसर्ट करने के लिए क्या करा है, IMG SRC और उसके बाद में इमेज का नेम। तो इस इमेज पे जो है ये लिंक अप्लाई हो गया है। जैसे इस इमेज पे क्लिक करा जाएगा तो इस वाली ईमेल आईडी पे जो आप फीडबैक को सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कोड को लिखा गया है। उसके बाद में बॉडी और HTML टैग को क्लोज कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें जिससे कि जो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो अब जो हमने सेक्शन डी को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ई को, जिसमें कि आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 25 से और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो चलिए इस केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है कि नवीन वेंट टू एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ वेब डेवलपर। मतलब कि जो नवीन है वो इंटरव्यू के लिए गया है, किसकी पोस्ट के लिए, वेब डेवलपर की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे होता है क्या है, टेक्निकल टेस्ट में जो है उसको जो है डिज़ाइन करने के लिए एक HTML की टेबल दी जाती है। यहाँ पे नीचे टेबल दे रखी है तो उस टेबल को जो है डिज़ाइन करने के लिए उसको बोला जाता है। तो आपको जो है उसकी हेल्प करनी है इस टेबल को डिज़ाइन करने में। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब कि उसको जो है टेबल को क्रिएट करने के लिए कोड दे दिया गया है और वहाँ पे जो है कुछ ब्लैंक स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो उन ब्लैंक स्टेटमेंट को जो है फिल करने में आपको हेल्प करनी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल दे रखी है, तो इन्होंने बोला है कि इस टेबल को क्रिएट करने के लिए नीचे कोड दे रखा है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से HTML कोड दे रखा है और यहाँ पे देखिए बीच बीच में ब्लैंक लाइन दे रखी है, मतलब कि ब्लैंक स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और इसके नीचे जो है देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 4 दे रखा है और फिर जो है इसके नीचे स्टेटमेंट 5 भी यहाँ पे दे रखा है। तो मतलब कि जहाँ जहाँ ये स्टेटमेंट दे रखे हैं तो आपसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, मतलब कि जो कोड होगा वो क्या आएगा यहाँ पे। तो उस इनकम्प्लीट लाइन को आपको कंप्लीट करके दिखाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। तो देखिए स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका कहाँ पे लग रहा है, स्टेटमेंट 1 जो है वो आपके टेबल वाले टैग के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है टेबल लिख के डैश कर दिया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम टेबल टैग को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट को लगाना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे बॉर्डर आप लिख देंगे, मतलब कि यहाँ पे जो है आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट आ जाएगा। हालांकि इस पे बेस देखिए नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ पूछी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बोला है राइट अ एट्रीब्यूट वैल्यू टू कंप्लीट स्टेटमेंट 1 टू अचीव द आउटपुट गिवन इन अबव टेबल। मतलब कि यहाँ पे जो टेबल दे रखी है इसमें अगर आप चाहते हैं डिजायर्ड आउटपुट को लेना तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो आपका बॉर्डर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मतलब कि स्टेटमेंट 2 के लिए देखिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो इन्होंने बोला है राइट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन इन स्टेटमेंट 2। मतलब कि जो स्टेटमेंट 2 है वहाँ पे क्या आएगा। तो स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, स्टेटमेंट 2 में जो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो है आपका क्या है, टेबल का कैप्शन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है फीचरिस्टिक टेबल। तो यहाँ पे ये जो है टेबल का कैप्शन दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लिख देंगे कैप्शन टैग को और यहाँ पे कैप्शन टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की।
तो स्टेटमेंट 3 को देखिए मैं क्वेश्चन देखने से पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि जो स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है TD और इसके बाद में इक्वल करके लगा हुआ है 2 और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रोबोटिक्स। तो अगर हम बात करें रोबोटिक्स की तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक ये रो है और एक ये रो है, तो इन दोनों रो को क्या करा जा रहा है, रोबोटिक वाले सेल में मर्ज किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका रोस्पन। मतलब कि जो स्टेटमेंट 3 है तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे रोस्पन। रोस्पन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो रोज होती हैं उनको आप मर्ज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे रोस्पन किस तरीके से आया है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 4 की। तो स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 4 देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है आपका स्टेटमेंट 4 और यहाँ पे भी देखिए TD टैग लगा हुआ है और इसमें इक्वल करके 2 दे रखा है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मशीन लर्निंग। तो टेबल में अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो कॉलम को जो यहाँ पे मर्ज किया जा रहा है तो इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, कॉल्सपन एट्रीब्यूट का यूज होगा। मतलब कि यहाँ पे आपका लगेगा कॉल्सपन। तो कॉल्सपन जो एट्रीब्यूट होता है वो आपको हेल्प करता है कॉलम को मर्ज करने में। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट 5 की तो स्टेटमेंट 5 में क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे टेबल टैग को क्लोज कर देंगे, फिर जो है यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पे HTML को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट रहेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आंसर्स दे रखे हैं वो आपके इस तरीके से दे रखे हैं। पहले में बॉर्डर है, सेकंड में कैप्शन है, थर्ड में रोस्पन है, फोर्थ में कॉल्सपन है और फिफ्थ में देखिए टेबल, बॉडी और HTML इस तरीके से क्लोज हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस टाइप की केस स्टडी भी आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम में। तो इस तरीके से ही जो आपको उसको सॉल्व करना है। बेसिकली आपके जो HTML के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके HTML के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप जो है बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं केस स्टडी 2 को। जो केस स्टडी 2 दे रखी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि परमिंदर रिसेंटली सेलिब्रेटेड हिज 14th बर्थडे। ऑन हिज बर्थडे ही गॉट टू नो अबाउट फेसबुक। मतलब कि जो परविंदर है उसने जो है सेलिब्रेट करा है 14th बर्थडे और उसे पता चला है फेसबुक के बारे में। सो ही लर्न हाउ टू सोशल नेटवर्किंग साइट हेल्प पीपल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड डिस्कस थिंग्स ऑनलाइन। मतलब कि उसने सीखा कि सोशल नेटवर्किंग साइट किस तरीके से वर्क करती हैं और उस पर जो है किस तरीके से अपने फ्रेंड्स से जो है मीट कर सकते हैं और उनसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। He also found out that he is now eligible to open Facebook account। मतलब कि उसे ये भी पता चला कि वो जो है एलिजिबल है फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के लिए। He creates his profile on Facebook and start connecting with the friends। तो उसने क्या करा, फेसबुक पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया और जो पीपल्स हैं उनसे कनेक्ट होना उसने स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो फ्रेंड्स हैं उनसे कनेक्ट होना उसने स्टार्ट कर दिया। विद इन अ फ्यू डेज ही बेस्ट फ्रेंड मैनी पीपल ही नोज एंड मैनी पीपल ही डज नॉट नो। मतलब कि कुछ दिनों में ही क्या हुआ, उसने बहुत सारे फ्रेंड बना लिए जिनको कि वो जानता था उनको, और ऐसे भी लोगों को उसने फ्रेंड बना लिया जिनको कि वो नहीं जानता था। उसने फेसबुक पे जो है ऐसे लोगों को भी फ्रेंड बना लिया। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स गेटिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन हिज पोस्ट। मतलब कि देखिए क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद में जो है वहाँ पे उसको नेगेटिव कमेंट मिलने लगे। मतलब कि उसने फेसबुक पे प्रोफाइल क्रिएट करा, कुछ ऐसे पर्सन को फ्रेंड बनाया जिन्हें कि वो जानता था और कुछ ऐसे पर्सन को उसने फ्रेंड बना लिया जिनको कि वो नहीं जानता था। तो थोड़े दिन बाद हुआ क्या, उसके पास में जो है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आने लगे। मतलब कि फेसबुक पे जो है उसे नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। इसके अलावा ही ऑल्सो फाइंड्स दैट हिज पिक्चर्स आर बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन ऑन ऑब्जेक्टेबल वेबसाइट। मतलब कि थोड़े दिन बाद उसने एक चीज़ और रियलाइज़ करी कि जो उसकी पिक्चर्स हैं वो कुछ ऐसी वेबसाइट पे शेयर हो रही हैं जहाँ पे कि नहीं शेयर होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है उसके साथ में ये चीज़ें होने लगी। तो यहाँ पे सिचुएशन आपको दे रखी है। अब इस सिचुएशन पे बेस आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं जिन क्वेश्चंस के कि आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम परमिंदर इज विक्टिम ऑफ। मतलब कि जो परविंदर है वो किस टाइप के साइबर क्राइम का यहाँ पे विक्टिम हो गया है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग जो है उसके साथ में हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो है उसको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, लोग उल्टी सीधी चीज़ें जो है उसके लिए लिख रहे हैं और उसकी जो पिक्चर्स हैं उनको जो है गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा साइबर बुलिंग। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है, आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज ऑर्डर द स्कूल डिसाइडेड टू पब्लिश अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। द स्कूल इज रेफरिंग टू। मतलब कि परविंदर के बारे में सुनने के बाद में
स्कूल ने डिसाइड करा कुछ मोरल प्रिंसिपल को डिसाइड करने के कि जब भी इंटरनेट को यूज किया जाएगा तो इन रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो एक तरीके से जो है स्कूल ने रूल यहाँ पे बनाए हैं इंटरनेट को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे स्कूल जो है वो क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब कि जो रूल बनाए गए हैं तो उस चीज को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वो टर्म आपका क्या यहाँ पे बनेगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा साइबर एथिक्स। देखिए एथिक्स जो है वो क्या होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरीके से जो है इंटरनेट को यूज़ किया जाए, मतलब प्रॉपर वे में किस तरीके से यूज़ किया जाए जिससे कि किसी और का नुकसान ना हो और अपने डेटा का भी नुकसान ना हो। तो प्रॉपर तरीके से अच्छे वे में जब आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो इसको बोला जाता है साइबर एथिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा साइबर एथिक्स। बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ पे बोला गया है राइट अ सेफ्टी मेजर टू बी टेकन बाय परविंदर टू अवॉइड थ्रेट फ्रॉम अननोन पीपल्स इन द फ्यूचर। मतलब कि जो परविंदर है उसे क्या सेफ्टी मेजर्स को अपनाना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में जो है अननोन पीपल से उसे जो है कोई भी थ्रेट ना हो। तो इसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स रहेंगे, बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें वो शेयर करता है तो उनको क्या कर सकता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करे, मतलब कि प्राइवेसी वहाँ पे सेट कर सकता है। और जो बहुत खास फ्रेंड है उसके, उन्हीं के साथ शेयर कर सकता है। और जो प्रोफाइल है उसको वो लॉक कर सकता है जिससे कि जो है उसकी कोई भी पिक्चर को मिसयूज ना कर पाए। तो इस तरीके से जो अपनी प्राइवेसी को वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है और वो डिसाइड कर सकता है कि क्या इन्फॉर्मेशन किसके साथ में शेयर करनी है। तो ये जो है सेफ्टी मेजर्स वो यहाँ पे अपना सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। तो क्वेश्चन नंबर डी की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है परविंदर डिसाइड टू मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हेन ऑनलाइन, राइट एनी 2 पॉइंट्स दैट परविंदर शुड इंक्लूड इन हिज लिस्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ये सब होने के बाद में परविंदर ने डिसाइड करा कि वो जो है यहाँ पे एक लिस्ट बनाएगा प्रिकॉशंस की, जब भी वो इंटरनेट को यूज़ करेगा तो उनको फॉलो करेगा। तो आपको बताना है कोई 2 ऐसे पॉइंट जिनको कि उसे अपनी लिस्ट में ऐड करना ही चाहिए, मतलब कि प्रिकॉशन वाले पॉइंट आपको बताने हैं जिससे कि वो जो है ऑनलाइन सेफ रह सके। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या 2 पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि उसे जो है पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग सेट करने चाहिए जिससे कि उसके पासवर्ड को कोई भी गैस ना कर पाए। तो एक चीज़ तो ये होगी कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सेट वो करे। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जब भी सोशल मीडिया वेबसाइट को यूज़ करता है तो क्या कर दे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को जो है लॉग आउट कर दे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो लॉग आउट करना जरूरी है जिससे कि अगर वो किसी और के कंप्यूटर पे यूज़ कर रहा है तो जो उसका डेटा है, जो उसका पासवर्ड है, वो सेव वहाँ पे ना हो। तो ये भी एक सेफ्टी मेजर है जिसको कि उसे अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई और भी सेफ्टी मेजर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे 2 दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो और भी सेफ्टी मेजर यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जैसे कि पासवर्ड का मैंने बता दिया। पासवर्ड में जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का, जिससे कि जो पासवर्ड बने वो स्ट्रॉन्ग बने, जो यहाँ पे लिख दिया हमने कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो डेटा की शेयरिंग है वो लिमिट कर सकता है जिससे कि जो उसकी पोस्ट है वो उन्हीं पीपल को दिखें जिनको कि वो दिखाना चाहता है। तो ये पॉइंट भी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। तो क्वेश्चन नंबर ई में बोला है व्हाई आर प्राइवेसी सेटिंग्स सो इंपोर्टेंट इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मतलब कि जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्राइवेसी सेटिंग्स हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोफाइल है वो कौन देखे या कौन ना देखे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिमिटेशन सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है सारी सेटिंग्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि किसको हम प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं, किसको नहीं दिखाना चाहते हैं, या क्या इन्फॉर्मेशन हम किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो फेसबुक में आपने देखा होगा बहुत सारे फीचर आते हैं कि जो आप पोस्ट कर रहे हैं वो किसको दिखे, या फिर जो है आपको रिक्वेस्ट कौन भेज पाए, आपके फ्रेंड भेज पाएँ, आपके फ्रेंड के फ्रेंड भेज पाएँ। तो इस तरीके से चीज़ें आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा कि आपका प्रोफाइल कौन देख पाए या आपका स्टेटस कौन देख पाए। आप चाहते हैं अगर आपके कॉन्टैक्ट को दिखाना तो वो सेट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर पीपल को आप दिखाना नहीं चाहते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन लिस्ट में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्राइवेसी सेटिंग होती हैं वो आपको इन सब चीज़ों को करने में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए जो प्राइवेसी सेटिंग होती है किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसके साथ जो है वो आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया है। इस सैम्पल पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लेना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी अच्छे से तैयारी करने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए, जो 10th क्लास की कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है उसको पूरा वॉच कर लीजिए। तो आप जो अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबरों के साथ में आप पास होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।